नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बंगाल के चुनावी रण पर है। केंद्रीय गृह मंत्री बंगाल में है। उन्होंने आज लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनावी लड़ाई में मुद्दों का ब्लूप्रिंट सबके सामने रख दिया। बीजेपी ने दावा किया है कि बंगाल में 2026 का विधानसभा चुनाव घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। बीजेपी ने ममता सरकार पर घुसपैठ रोकने में बाधा डालने, घुसपैठियों को बचाने, बसाने और वोट बैंक बनाने का आरोप लगाया है। टीएमसी राज में बंगाल की बेदहाली, तुष्टीकरण से लेकर भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा तक तमाम मुद्दे बीजेपी ने उठाए हैं और 2/3 बहुमत से बंगाल में अगली सरकार बनाने का दावा भी कर डाला है। टीएमसी ने पलटवार किया है और कहा है कि बंगाल क्या घुसपैठियों ने पहलगाम और दिल्ली में हमले किए थे। एक तरफ ममता बनर्जी खुद को सबसे बड़ी सेक्युलर बताते हुए दुर्गा आंगन बनाने के दावे कर रही है। केंद्र सरकार पर फंड रोकने, विकास में बाधा डालने का आरोप भी लगाने वाली ममता बनर्जी ने दुर्योधन, दुशासन, शकुनी न जाने कौन कौन सी संज्ञा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खासकर बीजेपी टीएमसी में घुसपैठ बना एसआईआर पर सबसे ज्यादा तलवार खींची हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट में 50 से 60 लाख नाम कटे हुए हैं। बीजेपी कहती है कि 1.25 करोड़ से ज्यादा टारगेट पर है। ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी के आईटी सेल वाले बंगाल के लोगों के नाम काट रहे हैं। तो यह चुनावी रण अब किस दिशा में बढ़ती नजर आती है? क्या बंगाल में घुसपैठ, एसआईआर, तुष्टीकरण, विकास और भ्रष्टाचार यही मुद्दे होने वाले हैं? मां माटी मानुष की सरकार के दावे और बंगाल की बदहाली के आरोपों में किस पर बंगाल की जनता ज्यादा भरोसा करेगी? इन्हीं मुद्दों पर आज के दंगल में हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसको दिए गए जवाब को लेकर यह रिपोर्ट देख लेते हैं। আজকে নাকি বলেছেন দুঃশাসন বাবুদা দুই চোখে, এক চোখে দুর্যোধন আর এক চোখে দুঃশাসন, বলেছেন 2/3 পাবো। আজকে বলছে এসআইআর এর নামে অনুপ্রবেশকারী হাঁটাবো। এতদিন কি করছিলেন? দুধ ভাত খাচ্ছিলেন? সামলাতে পারে না, বাংলা সামলাতে। এখন আর বলতে পারছে না ইসবার 200 পার। এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। আমরা লড়বো, মরবো, কিন্তু माथा बिकिए देवो ना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फायर हैं। रैली के मंच से केंद्र सरकार पर हमले की बौछार करती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनावी रण क्षेत्र में बीजेपी ने रणभेरी फूकी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल दौरे पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो पिच सेट की, वो खासकर 4 मोर्चों पर चुनावी लड़ाई के संकेत देती है। बीजेपी इस बार सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ को बनाने जा रही है। बाकी भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, सरकारी नाकामी और महिला सुरक्षा ये टॉप 5 मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बंगाल का अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने और घुसपैठ रोकने के नाम पर लड़ा जाने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं साल 2002 से 2025 के बीच देश में मतदाताओं की संख्या 49% ही बढ़ी, जबकि पश्चिम बंगाल में 67.28% वोटर बढ़ गए। इसमें पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में 105%, मालदा में 95%, जलपाईगुड़ी में 82%, उत्तर 24 परगना में 83%, दक्षिण 24 परगना में 72% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कोलकाता में सिर्फ 4% ही वोटर बढ़े।
मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা, বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? बंगाल की मुख्यमंत्री ये जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। बीजेपी आरोप लगाती है कि बांग्लादेश से घुसपैठ टीएमसी के राज में ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं पश्चिम बंगाल में 2002 से 2009 के बीच 4.99% मतदाता बढ़े थे, लेकिन 2009 से 2017 के बीच ये बढ़ोतरी आश्चर्यजनक रूप से 21.8% हो गई और फिर 2017 से 2025 के बीच घटकर 12% की दर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। बंगाल में बीजेपी ममता राज के भ्रष्टाचार कांड की फहरिस्त गिनाती है। भ्रष्टाचार से पूरी बंगाल की जनता त्रस्त है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर नियम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे। ममता सरकार पर बीजेपी बड़े चर्चित घोटालों के अलावा सिंडिकेट से लेकर कटमनी तक के आरोप लगाती है। भ्रष्टाचार की जद में आए मंत्रियों के नाम गिनाती है। पार्थो चैटर्जी जेल में जाते हैं, ज्योति प्रिय मलिक जेल में जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल में जाते हैं, जीवन कृष्ण शाह जेल में जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल में जाते हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल में जाते हैं, परेश पाल जेल में जाते हैं, कुंतल घोष जेल में जाते हैं, फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं, शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं, कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं और आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया। बीजेपी बंगाल में आरोप लगाती है कि किसी जमाने में उद्योग धंधे, कल कारखाने, पढ़ाई लिखाई, कला संस्कृति हर क्षेत्र में अगुआ रहने वाला बंगाल आज ममता राज में विकास के हर पैमाने पर मुल्क के निचले पायदान पर खड़ा हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 1960-61 में जिस बंगाल का देश की जीडीपी में 10.5% का योगदान था, वो 23-24 में मात्र 5.6% है। पश्चिम बंगाल की विकास दर 2012-13 में 4.3% थी, 2021-22 में 5.6% पर ही पहुंची। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले जीएसडीपी प्रति व्यक्ति आय 21वें पायदान पर है, जबकि 1960-61 में बंगाल में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 127.5% थी, जो 2023-24 में घटकर 83.7% रह गई। 2012-20 के बीच देश में 8.6% की दर से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हुआ, जबकि बंगाल में 6.6% की दर ही रही। भारत के जीडीपी में बंगाल का योगदान 10.5% था और तीसरे नंबर पर था। जीडीपी में योगदान की दृष्टि से हमारा बंगाल तीसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर से सरक कर ये 49 साल में वो 22वें नंबर पर आ गया। अब नीचे कोई जगह ही नहीं बची। आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ है। ये कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है।
स्वामी विवेकानंद से सुभाष चंद्र बोस तक, रविंद्रनाथ टैगोर से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तक पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विभूतियों का जिक्र करते हुए बीजेपी ममता सरकार पर तुष्टीकरण में राज्य के विकास के साथ समझौते का आरोप लगाती है। आंकड़े दिखाती है कि देश में राज्यों पर जीएसडीपी के कर्ज का अनुपात 27.5% है तो पश्चिम बंगाल का 37.9%। 2022-23 में देश के बाकी राज्यों का औसत राजस्व घाटा 0.4% था तो बंगाल का 2.6%। इतना ही नहीं, 0.65 के साथ पश्चिम बंगाल में मानव विकास सूचकांक भी देश में 22वें पायदान पर है। बीजेपी के सियासी हमलों पर टीएमसी की ओर से सख्त प्रतिक्रिया आ रही है, जिसमें अमित शाह के बंगाल में सरकार बनाने के दावे को लेकर टीएमसी ने कहा कि 2021 में 205 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई। 2024 में 30 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी 12 सीटों पर ठहर गई। इसी तरह 2/3 बहुमत से जीतने का दावा भी गलत साबित होने वाला है। 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41%, 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली, और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। बहरहाल बीजेपी पूरे दमखम से बंगाल की बाजी अपने नाम करने में जुटी। करीब 40% वोट शेयर के साथ बीजेपी टीएमसी में करीब 7% वोट का अंतर रहा। इस बार ड्राफ्ट रोल में 58 लाख नाम कट चुके। फाइनल लिस्ट आते तक आधी लड़ाई के नतीजे साफ नजर आ जाएंगे। आज तक ब्यूरो। तो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष कह चुके हैं कि बंगाल की लड़ाई उनके लिए अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगाज कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति किस दिशा में जाएगी और तृणमूल कांग्रेस के लिए इन सारे आरोपों का जवाब देना पड़ेगा। क्या इसके इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल के चुनाव की रणनीति रहेगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अभय दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। संजय शर्मा, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका रखेंगे। विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और उसके साथ साथ अभिजीत अय्यर मित्रा, सीनियर फेलो आईपीसीएस, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल पर उनका अभ्यास कई बार अलग अलग लेखों में हम पढ़ चुके हैं। 3 सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के लिए ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार बताना सही है? क्या दूसरा सवाल, क्या एसआईआर में अवैध वोटर हटने से बंगाल में बीजेपी को चुनावी लड़ाई में मदद मिल पाएगी? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि आईटी सेल वोटरों के नाम काटने की कोशिश कर रहा है। तीसरा सवाल, क्या टीएमसी राज में बंगाल में विकास ठप करने का बीजेपी का आरोप सही है? अलग अलग पैरामीटर्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखे गए, कुछ हमने इस स्टोरी में भी चलाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति आज की स्थिति में क्या है। तो जो बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर, ममता सरकार पर आरोप लगा रही है, क्या वो सही है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत सुधांशु जी, इस बात को लेकर ही होनी चाहिए। अस्तित्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी कह रही है, किस तरीके से अस्तित्व की लड़ाई, और क्या घुसपैठी यही इस बार का चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए, पहली बात, घुसपैठ चुनाव का मुद्दा नहीं है। घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए आज भारतीय राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। और अगर फिर भी किसी की आंखें न खुलती हों तो वो यूरोप जैसे समृद्ध देशों का हाल देख ले, जहां अभी क्रिसमस हुआ और जर्मनी से लेकर इटली तक अनेक देशों में, कई शहरों में क्रिसमस इसलिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि उन्हें डर था कि चाकूबाजी की और ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, आतंकवाद की। हर जगह पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती। अब यहां पर आप बात समझिए, जो गृह मंत्री जी ने बात कही कि जब घुसपैठ होती है तो उन्होंने कहा असम में, त्रिपुरा में क्यों रुक गई, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में क्यों नहीं होती है? कारण क्या है? वो तो एक अलग बात है कि फेंसिंग नहीं हुई, वो एक अलग विषय है। जब कोई घुसपैठिया आता है साहिल जी, सबसे पहले कहां पे आता है? सीमावर्ती किसी गांव पर ही तो आता है ना। क्या उस गांव के लोगों को पता नहीं लगता क्या? गांव की ग्राम पंचायत को आइडिया नहीं लगता क्या? चलिए, पब्लिक को आइडिया लग भी जाए तो वहां के पटवारी को नहीं पता लगता क्या? फिर वो जाके अपना कार्ड कहां बनवाता है? तहसीलदार के पास जाके बनवाएगा या थाने में जाएगा? थाने को नहीं पता लगता क्या? इसका अर्थ यह हो गया कि या तो सरकार सोई हुई और अक्षम है, या फिर सरकार
इस कदर घुसपैठिया परस्त और कुंठाग्रस्त हो चुकी है कि अब उसे अपनी भविष्य की विजय केवल उन घुसपैठियों के दम पर ही नजर आ रही है। इसलिए यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और जहां तक जो आपने बात कही बंगाल की अस्मिता और सभ्यता की बात है, तो बंगाल वो राज्य था जहां से भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान का पहला स्वर उभरा। जिस समय आप याद करिए, श्री अरविंदो, महर्षि अरविंद कांग्रेस के अंदर गरम दल के सबसे बड़े नेता थे, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जी जैसे लोग, उसके बाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यहां के थे। उसके बाद अगर आप वर्षों में देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले रासबिहारी बोस से लेके जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां अनुशीलन समिति से शुरू हुई, शचीन्द्रनाथ सान्याल, सूर्य सेन, बागा जतीन, ये सारी चीजों को लेकर और भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों का स्वर बंगाल से आया। और आज क्या स्थिति हो गई बंगाल में? मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है भाई? किसी को दिखाई नहीं पड़ा कि वक्फ बोर्ड के नाम के ऊपर किस ढंग से दो लोगों की हत्या कर दी गई? आज बाबरी मस्जिद बन रही है। आज आकर वो अन्य, अब एक तरफ कह रहे विकास के मुद्दे बात होने के, मदन मित्रा कहते भगवान राम मुसलमान थे। तो हद होती है किसी भी चीज की बात करने वाली। इससे यह दिखाई पड़ता है कि आज जानते साहिल, दो ही चीजों के बारे में है। यह चुनाव यह तय करेगा कि बंगाल का भविष्य बांग्लादेश बनने की तरफ आगे बढ़ेगा या बंगाल का भविष्य इस अमृत काल में विकसित भारत की राह पर आने के लिए आगे बढ़ेगा। बस इन दो विचारों पिछली बार और इन दो रास्तों मुद्दों के पर बीच का चुनाव है। मां माटी मानुष के जरिए यानी बंगाली अस्मिता से विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। हालांकि आप 77 तक पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से नहीं हटा पाए थे। मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, लेकिन संजय शर्मा आप जवाब देंगे इस बात का, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, क्या जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है या घुसपैठ हो रही है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार जिम्मेदार है? क्या आप यह नहीं मानते कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की चौकसी, खास करके सीमावर्ती इलाकों की, जो बीएसएफ के पास में है, और 2011 में जो कानून पारित हुआ है उसके मुताबिक 50 किलोमीटर तक सीमा से बीएसएफ के कब्जे में वहां का इलाका होता है, वो टेरिटरी उनके कब्जे में होती है, उसके बावजूद भी आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार रिस्पॉन्सिबल है, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीएसएफ से भी चूक हुई है? जी, मैं आपकी बात पर आता हूं, लेकिन सुधांशु आप मुझसे एक मिनट पहले सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। यह सवाल सुधांशु जी के लिए। अच्छा, ये प्रश्न मुझसे है। हाँ, देखिए जो आपने बात कही, ये बिल्कुल आपकी बात बहुत सही है। इसीलिए इसका राज्यसभा में भी गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था कि बांग्लादेश भारत की सीमा में केवल 563 किलोमीटर का ही क्षेत्र है जहां पर फेंसिंग नहीं हो पाई है, और वो केवल बंगाल का क्षेत्र है। और जहां पर कुछ इलाके वाकई नदी है बीच में, दुर्गम स्थान है जहां पर की, और यहां पर सिर्फ यह विषय नहीं है कि अभी आए हैं, जो पहले से आए हुए बैठे हुए लोग हैं। मुझे याद आता है साहिल जी, अगस्त 2005 यही ममता बनर्जी थी जिन्होंने भारत के इतिहास का सबसे अभूतपूर्व कारनामा किया था, जब लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर फाइल फेंक दी थी। किस बात पे नाराज होकर? कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे के ऊपर वो सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं थे। और वही ममता बनर्जी हैं जिनके नेता ओरिजिनली कहते हैं, आके एलानिया तमाम नेता लोग बोलते हैं, अरे ये ममता का बंगाल है, ये मोदी का गुजरात नहीं है, देखते हमें कौन हाथ लगाता है। और 2014 के चुनाव, लेकिन बीएसएफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमारी सरकार बनने के बाद फेंसिंग हो या नहीं हो, तो इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक की टेरिटरी, बात सुनिए, ये बीएसएफ के हाथ में होता है। कहीं ना कहीं बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना इसमें। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट के लोग भी उनको हेल्प करते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ 50 किलोमीटर तक इंटरनेशनल बॉर्डर से अगर बीएसएफ के कब्जे में टेरिटरी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां की सीमावर्ती फोर्सेस की भी है, अगर अभी भी घुसपैठ हो रही है वहां पर। तो साहिल जी आपने मेरी बात नहीं सुनी, साहिल जी आपने मेरी बात नहीं सुनी। घुसपैठ अब हो रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं, जो हो चुकी उसे लेजिटिमाइज किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब तो आपने उल्टा सीन देखा होगा जो भारत के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। लाइन लगा के लोग बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ यहां से बाहर जा रहे थे, और देखिए वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा वो 4 बार चुनाव में वोट भी डाल चुके हैं। ये वीडियो अवेलेबल है कि जो घुसपैठिया बांग्लादेश जा रहा है उनमें अनेक लोगों ने बोला हाँ वो 3-3, 4-4 बार चुनाव में वोट भी डाल चुके हैं, अब घबरा के जा रहे हैं। ये है हमारी सरकार का इकबाल। आज से पहले कोई आप
आप वरिष्ठ पत्रकार रहे, एक कोई सीन बताइए जब आपने देखा हो इधर। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि जो पहले की घुसपैठ हो रही है उसको लेकर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी बात होती है कि आज की सरकार किस तरीके से नाकाम है, राज्य सरकार, उसके वजह से भी घुसपैठ हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी का एक बयान आया हुआ है, वो जरा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद संजय शर्मा आपके आरोपों का जवाब भी देंगे कि बीजेपी के बंगाल जीतने के दावे पर 2/3 बहुमत से हम बंगाल जीतेंगे, अमित शाह ने दावा किया था, उस पर ममता बनर्जी का बयान आया कि आपको कहना होगा और आपको देश छोड़कर हम निकालेंगे, लोकतंत्र के तरीके से हम बंगाल जीतेंगे और उसके साथ साथ देश भी जीतेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से ये कैसे निकलना है ये पता है हमें, आपको कैसे देश के बाहर निकालना है लोकतांत्रिक तरीके से ये हमें पता है। हम बात यहां पर घुसपैठियों की कर रहे हैं। आप यहां जो सवाल मैंने सुधांशु जी से पूछा था, मैं जो अमित शाह का बयान है वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक साल पहले जब इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव में अमित शाह आए थे तब उनको ये सवाल पूछा गया था और तब उन्होंने क्या कहा था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक सवाल आपसे भी करना जरूरी है, जो फेंसिंग की बात यहां पर की गई थी उसको लेकर भी पार्लियामेंट के भीतर सवाल पूछा गया था और उस जवाब में यह साफ शब्दों में कहा गया कि बंगाल के भीतर अब भी 229 किलोमीटर की जो जगह है जहां पर फेंसिंग के लिए अलग अलग वेरियस स्टेज पर लैंड एक्विजिशन अभी तक नहीं हो पाया है। उसके साथ साथ 148 किलोमीटर की जगह है जहां पर अभी भी आपने लैंड एक्विजिशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन आप करेंगे उसके बाद ही वहां पर फेंसिंग हो सकता है। आपको यह जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होगी, बीएसएफ को देनी होगी, उसके बाद ही वो वहां पर फेंसिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी थी, वहां पर लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, केंद्र सरकार आप पर भांडा फोड़ रही है उस सारी चीज का। मैं साहिल जी एक छोटी सी बात आपसे कहता हूं, छोटी छोटी बात पर तृणमूल कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने वाले ये केंद्रीय हुक्मरान जो तृणमूल का जीना हराम करते हैं, देश की सीमा पर बाड़ लगाने जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा इनको चुनाव के समय याद आता है क्या? इतना संवेदनशील मुद्दा इनको सिर्फ चुनाव के समय याद आएगा और ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए रहेंगे? क्या हो गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की और बीएसएफ को, जो पहले बीएसएफ की परिधि कम थी, उसके बाद जो बीएसएफ को 50 किलोमीटर के अंतर्गत में कार्रवाई करने का जब फरमान जारी हुआ तब यह कहा गया कि बीएसएफ ही यह सुनिश्चित करेगी कि घुसपैठ किसी भी तरीके से होने नहीं देंगे। और आज ये तृणमूल कांग्रेस को कोस रहे हैं। असल में केंद्र की सत्ता में जो लोग आज बैठे हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बांग्लादेश चुनाव के समय यह मुद्दा याद आता है, जो निकालना चाहिए था वो इन्होंने निकाला नहीं और अब बंगाल में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोग आ गए हैं। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ, दोनों बातों का जवाब देता हूं। जो संजय जी ने कहा, संभवतः इन्हें जानकारी होगी पर इन्होंने छुपाने का प्रयास किया। मोदी जी की सरकार आने से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड एग्रीमेंट ही नहीं था। भारत और बांग्लादेश की सीमा ही प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी। आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में। 2016 में हमने सबसे पहले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, यद्यपि हमारी असम की इकाई उस चीज के बहुत पक्ष में भी नहीं थी, फिर भी किया गया। अब यह स्पष्ट हो गया कि यह गांव भारत में, यह गांव बांग्लादेश में, क्योंकि उसके बाद ही फेंसिंग हो सकती थी। तो पहले भाई साहब फेंसिंग तो छोड़िए, आपने डिटर्मिनेशन तक नहीं किया था। अब बताना चाहता हूं, जहां फेंसिंग होती वहां आसान क्या रहता, अदरवाइज मैनुअल पेट्रोलिंग होती है। अब आप खुद सोचिए कि 500-550 किलोमीटर के ऊपर आप चप्पे चप्पे पे अगर वो रखेंगे जवान, तो वो तो बहुत ही असंभव सा है। तो वो लोग आके फेंसिंग ना होने पे केवल मूवमेंट करते रहेंगे। अब अगर फेंसिंग होगी तो आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मौका पाके इधर आ जाए, मगर अगर केवल पेट्रोलिंग होती रहेगी तो बीच में कभी ना कभी आ जाता है। मगर मैं ये भी बात कहना चाहूंगा साहिल जी, आपके दर्शकों को समझ में आ जाए, इसलिए कोई व्यक्ति अंदर आ गया ये एक चीज है, मगर अंदर आने के बाद पकड़ा नहीं गया वो दूसरी चीज है। जैसे हम और आप तमाम पब्लिक प्लेसेस में घूमते हैं, सैकड़ों बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आते हैं कि नहीं, मगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जैसे ही शरीर में बैक्टीरिया आया, पकड़ लिया गया, किल कर दिया गया। तो फिर वो बात तो वहां पर भी आती है जो मैंने संजय शर्मा जी को पूछा था। अरे साहब, उसके लिए तो पलक पावड़े बिछा पंत हम कब से रहे निहार, आपका स्वागत बारंबार, ऐसा करने वाले लोग आकर खड़े हो जाते हैं। और साहिल जी एक लाइन और कह दूं, तो भारत के इतिहास में इकलौती सरकार है तृणमूल कांग्रेस सरकार जिसके मंत्री फरहाद हाकिम ने ओरिजिनली एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दिखा कहा, लुक दिस इज मिनी पाकिस्तान। और अगर ये कहते इन्होंने ऐसा नहीं कहा तो क्यों नहीं उसको नोटिस भेजा? कराची के डॉन अखबार में छपा
कि फरहाद हाकिम ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दिखा के कहा लुक दिस इज मिनी पाकिस्तान। और फरहाद हाकिम का यह भी बयान है कि जो गैर मुस्लिम हैं वो दुर्भाग्यशाली हैं, इसलिए भाग्यशाली वही होगा जो मुस्लिम में कन्वर्ट होगा। ये किसका बयान है? ये सरकार के मंत्री और मंत्री पद का दर्जा प्राप्त किए हुए व्यक्ति, और ये देवस्थानम के चेयरमैन भी रहे। अभय दुबे, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर घुसपैठ के मुद्दे पर ले गई है इस पूरे डिबेट को। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी ममता बनर्जी की सरकार पर यही सवाल उठाती रही है इससे पहले। साहिल जी, पहले तो मेरे विद्वान साथी और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी जब झूठ बोलते हैं तो आवाज बहुत भारी रख लेते हैं। वो बांग्लादेश और इंडिया का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिल 2013 का था जनाब, जिसमें आपकी पार्टी ने बहुत विरोध किया। हां, असम और वेस्ट बंगाल की सरकार ने भी विरोध किया, मगर सरकार हमारी चली गई, उसके बाद हूबहू वही बिल आपने पास कर दिया और आज क्रेडिट ले रहे हैं। आज मैं अपने देश के गृह मंत्री का कांग्रेस पार्टी की तरफ से आभार भी व्यक्त करता हूं और आलोचना भी करता हूं। आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वेस्ट बंगाल के कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, और मैं गर्व से कहता हूं कि बीसी राय साहब से लेकर सिद्धार्थ शंकर रे 1948 से 47, हां अमित शाह साहब, वेस्ट बंगाल देश का मैन्युफैक्चरिंग हब था। वहां पर जूट से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, रसायन, चाय, टी इंडस्ट्री चरम पर था। देश का पहला आईआईटी खड़गपुर वहां पर बना। वहां पर बीसी राय साहब जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे, WHO ने उस हेल्थ के मॉडल को पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल के रूप में देखा और वर्ल्ड डॉक्टर डे के को बीसी राय साहब के नाम पर अनाउंस किया। जो आप मतलब आप भी मानते हैं ना कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने के बाद बात कर रहे हैं तो जो बंगाल के सुनहरे दिन थे, नहीं, तो आप भी मानते हैं ना, आप एक तरफ तारीफ कर रहे हैं कि अमित शाह ने इस बात को रखा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो दूसरी तरफ ये भी मानते हैं ना कि लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस की सरकार के बाद ये सुनहरे दिन खत्म हो गए, जो उसके बाद का आरोप है गृह मंत्री जी का। तो अब गृह मंत्री जी कौन सा सुनहरा सपना दिखाकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना चाहते हैं? आप ये बताइए गृह मंत्री जी, मैं गंभीर आरोप आप पर लगाता हूं। वेस्ट बंगाल की बांग्लादेश से जो बॉर्डर है वो 2216 किलोमीटर 7 किलोमीटर है। आपने खुद ने जिस लोकसभा प्रश्न का जवाब की बात कर रहे थे, यूपीए सरकार के समय, देश के लोगों गौर से सुनो, 1237 किलोमीटर का फेंसिंग हमने किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इन 10-11 सालों में सिर्फ 410 किलोमीटर। और जिसकी आप बात कर रहे हैं 229 किलोमीटर का रह गया, जिसमें आप वेस्ट बंगाल की सरकार पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ये अमित शाह साहब का जवाब है अभी अगस्त 2025 का। उसमें वो कह रहे हैं कि पेंडिंग फॉर स्टेट कैबिनेट अप्रूवल ओनली 31 किलोमीटर। और जिस 229 में से आप बात कर रहे हैं तो 181 किलोमीटर का राज्य सरकार ने भुगतान भी कर दिया है, और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने 10 किलोमीटर का भुगतान अभी तक नहीं किया है 229 में से, बता दूं। और घुसपैठिए की बात करते हैं, अमित शाह साहब ने कहा कि घुसपैठ गुजरात में नहीं होती, घुसपैठ दूसरे प्रांतों, बिहार का क्यों भूल गए? अभी प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव में कह रहे थे घुसपैठियों को भगाने का चुनाव है। वो ज्ञानेश गुप्ता जी ने ज्ञान झाड़ दिया कि एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। हमारी सरकार के समय 2009 से लेकर 13 तक 35,124 घुसपैठिए भगाए। आप बताइए ना अमित शाह साहब, अगर है बांग्लादेश में, बंगाल में है घुसपैठिए बांग्लादेशी, अगर बिहार में है तो बताइए कितने भगाए? 7,000 सिर्फ। आपने जो डिपोर्ट किया उसका डेटा आपने दिया है लोग। एक मिनट साहिल जी, आखिरी बात कहने दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। रोहिंग्या का आग्रह गलापते थे दिल्ली चुनाव में, इनके मंत्री ने कहा रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट उपलब्ध कराऊंगा, हरदीप पुरी ने, इनने ट्वीट डिलीट कराया। उसके बाद तो सांप्रदायिक कुल मिलाकर विपक्ष ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है सुधांशु जी, सुधांशु त्रिवेदी जिस भी राज्य में चुनाव होता है, फिर वो झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ कहीं ना कहीं से लेकर आती है। तो अगर बंगाल के राज्य में घुसपैठियों को राशन कार्ड से लेकर बाकी कागज देने के लिए बंगाल की सरकार जिम्मेदार है, तो वही आरोप बिहार में भी लग सकता था, वही आरोप बाकी राज्यों में भी लगना चाहिए।
कहीं ना कहीं विपक्ष का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव देखकर यह आरोप लगाती है। सुधांशु जी, देखिए, अभय जी कांग्रेस के भद्र प्रवक्ताओं में से एक हैं, तो इनको अकारण निराधार आधार पे झूठ बोलते ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो आपने बात कही बिहार के संदर्भ में, ललन सिंह जी ने ऑफिशियली बोला था कि 125% आधार कार्ड थे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सीमांचल इलाके में जो लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे थे, और ज्यादातर के आधार कार्ड मालदा, मुर्शिदाबाद और 24 परगना जिलों के थे। अब सब अबे जी, मैं आपकी झूठ वाली बात करता हूं भाई साहब। फेंसिंग करवाने के लिए पार्लियामेंट में एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप कह रहे हैं 2013 में। अच्छा चलिए, ये 2013 में तो बांग्लादेश बॉर्डर के हर राज्य में तो आपके गठबंधन की सरकार थी, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट सरकार थी, असम में कांग्रेस की तरुण गोगोई की सरकार थी, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी। तब काहे समस्या थी भाई? तब काहे बात की समस्या थी? केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, और आकर यहां के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि साहब ये पर्ची फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने पहले अपनी पीठ थपथपाई कि 60 के दशक में कलकत्ता बहुत प्रॉस्परस था कांग्रेस के दौरे हुकूमत में। पहले तो मैं ये नहीं समझ पाया कि पहले आपने तृणमूल कांग्रेस को दोष दिया, फिर बाद में आंकड़े दे दे के तृणमूल कांग्रेस सपोर्ट करने लगे, मगर उसका भी आपका मैं भेद खोलता हूं। भाई साहब, 1947 से पहले ब्रिटिश एम्पायर में, लंदन के बाद ब्रिटिश एम्पायर का सबसे प्रॉस्परस शहर और सबसे महत्वपूर्ण शहर कोलकाता था। वो लिगेसी थी जो 60 के दशक तक चली। यानी आपके आने के बाद उत्तरोत्तर पतन ही हुआ। मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं, शंघाई वंघाई से बड़ा पोजीशन थी। बहुत इतिहास में मत जाइएगा। ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में मुंबई से भी बड़ा माना जाता था। इसलिए जो आप जिसमें अपनी ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहिए। ब्रिटिश ये भी कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को कैसे लूटा है और उसके खिलाफ कैसे बंगाल में राष्ट्रीय मूवमेंट वहां पर खड़ा हुआ। ये भी तो इतिहास है, इतिहास में नहीं जाते हम। लेकिन सवाल अभय दुबे जी, ये तो बनता है ना, ये तो बनता है ना सवाल। यही तो मैं कह रहा हूं। हाँ भाई साहब, भाई साहब रुकिए, साहिल जी मेरे विद्वान आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, जल्दी खत्म करिए, फिर अभय जी बात करेंगे, उसके बाद जिस जमाने में मित्रा भी इंतजार करें। चलिए, हाँ मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं, मैं बिल्कुल जल्दी बता रहा हूं। आपने सवाल पूछा है, एक मिनट साहिल जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई साहब। सुनिए, वर्ल्ड की इकोनॉमिक हिस्ट्री की सबसे ऑथेंटिक किताब एंगस मेडिसिन, वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियम पर्सपेक्टिव में तो भारत 29%, 30% का कंट्रीब्यूशन देता था। तो उस जमाने में तो प्रॉस्पेरिटी के शिखर पर रहा ही होगा, इस पे कौन सी बात कह रहे हैं? ब्रिटिश टाइम आने से पहले, ब्रिटिश टाइम में भी डाउनफॉल हुआ, हम गिरते गिरते कांग्रेस टाइम में हुआ। और लास्ट में एक बात कह दूं अभय दुबे जी, आपने कहा कि हमने क्या कह रहे हैं, आपकी सरकार आईएमडीटी एक्ट लेके आई थी। आईएमडीटी एक्ट 1983 में इंदिरा गांधी लेके आई, जिसमें यह प्रावधान था कि अगर आपको लगे कि आपके बगल में कोई घुसपैठिया रह रहा है तो आपकी जिम्मेदारी आप साबित करें वो घुसपैठिया है, वो बांग्लादेश में कहां का है। वो उसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो साबित करे भारत का नागरिक है। उसके अगेंस्ट हमारे नेता सर्बानंद सोनोवाल कोर्ट गए। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीटी एक्ट को क्वेश किया और क्वेश करते हुए अपने जजमेंट में लिखा कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की समस्या भारत पर एक्सटर्नल एग्रेशन के समान है। और इंद्रजीत गुप्ता आपकी सरकार के उन्होंने 1.5 करोड़ का आंकड़ा दिया और 2006 में कुल मिलाकर बीजेपी का दावा है कि जब तक वो बंगाल में सरकार में नहीं आएंगे तब तक घुसपैठियों की समस्या बंगाल के भीतर खत्म नहीं होगी। अभय दुबे जी चलिए। उदाहरण दिया सुधांशु त्रिवेदी जी, विद्वान साथी ने हमारे, कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। मगर आपके बंगाल में आदर्श कौन है? शुभेंदु अधिकारी, जिस पर आप आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, छापे मारते थे। भाग बुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। असम में आपके आदर्श कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके खिलाफ किताब निकालते थे। महाराष्ट्र में कौन है? अजित पवार, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी। आपने गंभीर बात कही है, मैं गंभीर प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपने कहा लैंड बाउंड्री, अरे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पार्लियामेंट में पास हुआ है, फेंसिंग एक अलग इशू है। और आपने फेंसिंग पर अगर कांग्रेस पर आरोप लगाया है तो वेस्ट बंगाल में 1464 हमने सैंक्शन किया था किलोमीटर, 1237 किया। असम में हमने सैंक्शन किया था 229, 223 कंप्लीट किया। हमने मेघालय में सैंक्शन आप किया, पहले इसके बारे में बोल चुके हैं, 347 कंप्लीट। लेकिन सुनिए, हमने अभिजीत अय्यर मित्रा 80%, 90%। एक मिनट सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे सुधांशु त्रिवेदी जी
क्या मॉडल आप लेकर आएंगे वेस्ट बंगाल में? 70,000 करोड़ रुपए की लूट बिहार में की, वो मॉडल परोसना चाहते हैं? 8,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम आपने देश में किया, वो मॉडल आप रखना चाहते हैं? व्यापम जैसे भ्रष्टाचार का उदाहरण रखना चाहते हैं? या उत्तर प्रदेश में जहां 9,000 करोड़ लोगों को पलायन के लिए आपने मजबूर किया, कौन सा उदाहरण आप प्रस्तुत करेंगे? अभय दुबे जी, मॉडल को लेकर तो चर्चा होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति आज की बनी हुई है उसको लेकर भी सवाल पूछने चाहिए। पश्चिम बंगाल में आज की जो स्थिति है, खास करके चलिए बोलिए सुधांशु जी जल्दी से, उसके बाद दिया इन लोगों ने कांग्रेस। अभय जी, मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगा ताकि बाकी जो दो लोग अभी तक नहीं बोले उनको मौका मिले। अब मैं साहिल जी एक बात कहना चाहूंगा, ये वोट चोरी की सीनाजोरी करने वाली कांग्रेस के लिए आज भी दर्शक समझ ले, मैंने बिहार के बारे में बोला था कि 2010 में 4 सीट 6% वोट 231 पे जमानत जब्त करने वाली कांग्रेस ने कहा था वोट चोरी हो गया। बंगाल में इनकी कितनी सीटें पूछे? 0 सीट वाली पार्टी अभी फिर चिल्लाएगी बंगाल के बाद कि मेरा वोट चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया। भाई तेरे पास है क्या ये बता दो, किसके लिए बाद में आप चिल्लाएंगे कि चोरी हो गया? पहले ये तो तय हो जाने दीजिए, क्या तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस अलायंस करेगी या नहीं करेगी, वो भी तो तय होना बाकी है। कम्युनिस्टों ने, हमारी सरकार नहीं संजय आई। शर्मा वहां पर उनको साथ में लेंगे कि नहीं लेंगे, वो भी अभी तक तय होना बाकी है। तो वो तो चर्चा हम जब चुनाव नजदीक आएंगे तब उसके बाद करते रहेंगे। लेकिन अभिजीत अय्यर मित्रा, क्या बंगाल के भीतर मां माटी मानुष के खिलाफ घुसपैठ यही मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी वहां पर जा पाएगी? 3 बार अब तक कोशिश कर चुकी है। पहले 200 से ज्यादा सीटें, 77 सीटें जीती, 20 से ज्यादा लोकसभा जीतेंगे, 18 से 12 तक आ गई। वही तृणमूल कांग्रेस बार बार उनको बताने की कोशिश कर रही है। इस बार घुसपैठियों के रास्ते से पश्चिम बंगाल में एंट्री हो पाएगी? देखिए, अगर घुसपैठ इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है, हर सब्जेक्ट का एक लिमिटेड ये होता है, हर स्ट्रैटेजी का मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर ये एक ही स्ट्रैटेजी होगा, आप मे बी 70 से 100 तक जा पाएंगे, पर उससे ज्यादा तो आप जा नहीं पाएंगे। अब इकोनॉमी के बारे में ज्यादा बात हो नहीं रहा है, वो शायद और भी बड़ा मुद्दा है। ये इमिग्रेंट्स का मुद्दा क्यों इतना बड़ा बना है? क्योंकि एक इकोनॉमिक मुद्दा है। जब रिसोर्स क्रंच होता है तभी ये इमिग्रेंट्स का आना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, नंबर 1। दूसरी बात आई कि इमिग्रेंट का इश्यू, देखिए ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट और सेंटर का। जो बॉर्डर फेंस बना था वो किस लिए बना था? वो वो डियर माइग्रेशन को रोकने या सुंदरबन के टाइगर को रोकने के लिए, या जो हिल्सा और रुई का जो ये माइग्रेशन होता है नदी के ऊपर नीचे, उसको रोकने के लिए नहीं हुआ था। वो इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए हुआ था। तो कितने हजार करोड़ अब तक खर्च हुए हैं उस बॉर्डर फेंस को बनाने के लिए? क्यों? क्योंकि माइग्रेशन एक इश्यू था। मुर्शिदाबाद को अगर आप देखेंगे, वो हिंदुस्तान को मिला था क्योंकि उधर 48% मुस्लिम थे, पर पहले सेंसस में ही वो फिर से 53-54% मुस्लिम बन गया था, और फिर तीसरे चौथे सेंसस में अब वो लगभग 60% मुस्लिम है, लगभग। तो ये हमेशा से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। अब देखिए, जब कोई फेंस बनता है, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फेंस तक का है, और वो 50 किलोमीटर जो बीएसएफ के नीचे आता है उधर तक का है, वो लिमिटेड है, पर फेंस उनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेंस अगर आप जाके कोई हेलीकॉप्टर में, बिना हेलीकॉप्टर के आप जाकर एक टूर ही कर लीजिए उस एरिया का, आपको पता लगेगा कि वो इलाका कितना मुश्किल है एक कंटिग्यूअस फेंस लगाने के लिए, नंबर 1। इसीलिए जो 50 किलोमीटर एक्सक्लूजन, लेकिन अभिजीत है, एक नंबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने कहा कि घुसपैठ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी राज्य सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक नंबर जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, 2002 से लेकर 2007 तक, अगर हम देखें 2009 तक, 2002 से 2009 तक करीब 5% वोटर्स बढ़े हैं बंगाल के भीतर। लेकिन 2009 से लेकर 2017 तक अगर हम देखें तो 22% वोटर यहां पर बढ़े हुए नजर आते हैं। यानी 8 साल के भीतर, 7 साल में 5%, 8 साल में 22% वोटर यहां पर बढ़े हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से बीजेपी इस मुद्दे पर नजर बनाने की कोशिश कर रही है। आपका जवाब, उसके बाद विनोद जी के पास चलूंगा। देखिए, आई एम नॉट टू श्योर व्हाई दैट थिंग, इट मे नॉट बी क्योंकि माइग्रेशन के वजह से, ये यूथ बल्ज के वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 80s 90s में काफी बड़ा स्पर्ट हुआ था फर्टिलिटी रेट में।
जब हम बॉर्डर की बात करते हैं, तीसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इधर प्रॉब्लम क्या है, अनलाइक असम जहां एक्चुअल एफर्ट्स लिए जा रहे हैं आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने के लिए, बंगाल में एक अकोमोडेशन का माहौल है जहां उनको छुपाया जाता है, उनको एनकरेज किया जाता है, उनको रोकने। जब आपने देखा था जब सीए एनआरसी हो रहा था, जब असम ने लिस्ट भेजा था कि प्लीज वेरीफाई करो कि ये आपके लोग हैं या नहीं, बंगाल के सरकार ने साफ साफ इनकार कर दिया था वो लिस्ट वेरीफाई करने के लिए। दीदी ने खुद बोला था कि वो वेरीफाई नहीं, तो विनोद जी कतई नहीं करेंगी। सारे मुद्दे अब तक आजमा चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, जय श्री राम के नारे भी वहां पर दिए गए, वहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया गया। ममता बनर्जी अब कह रहे कि देखिए कहां तुष्टीकरण का आरोप मुझ पर लगा रहे, मैं तो दुर्गा आंगन वहां पर खोलने की कोशिश कर रही हूं। दूसरी तरफ बाकी मुद्दे उठाने के बाद अब घुसपैठियों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर लामबंद है। क्या आपको लगता है कि यही मुद्दा है, क्योंकि बिहार के चुनाव में भी यही मुद्दा चलाया गया था? देखिए साहिल जी, मैं सुधांशु जी की बात से शुरू करूंगा। उन्होंने शुरू में अपने संबोधन की शुरुआत में बड़ी अच्छी बात कही कि घुसपैठ का मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। और मैं मानता हूं ये राष्ट्रीय मुद्दा है, सिर्फ चुनाव के समय नहीं उठना चाहिए। ये सतत रूप से घुसपैठ को लेकर के सारे राजनीतिक दलों को इसमें जो है सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब ये चुनावी मुद्दा बन जाता है तो एक पक्ष घुसपैठ को एक समस्या बताता है, दूसरा पक्ष जस्टिफाई करता है कि घुसपैठ नहीं हो रही है या कम हो रही है या आपकी वजह से हो रही है, और ये मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है। झारखंड में मुद्दा उठाया गया, बहुत तेजी से घुसपैठ का मुद्दा। मुझे याद है निष्कांत दुबे ने किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर जो है पूरा आंकड़ा दिया था, कैसे झारखंड में कितने जिलों में कितना जो है आबादी का डेमोग्राफिक बदलाव हो गया है, और उसके बाद पूरे चुनाव में मुद्दा बना, लेकिन ये मुद्दा वहां चला नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। बिहार में ये मुद्दा उठाया गया, उसके बाद आखिरकार फिर 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डालने की नौबत आ गई और तमाम सारी योजनाओं की घोषणा करनी पड़ी नीतीश कुमार को, क्योंकि इस मुद्दे से उनको लगा एनडीए को खाली इस मुद्दे से जितना संभव नहीं है। अब ये मुद्दा बंगाल में आ गया, अभी आसाम में भी आएगा, क्योंकि आसाम में भी चुनाव होने हैं। मुद्दा ये महत्वपूर्ण है, और जो अभिजीत कह रहे थे मैं सहमत हूं कि निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में जिस तरह सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफिक बदलाव हुए हैं वो चिंता का विषय है, और वो चिंता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो सभी दलों की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से। लेकिन समस्या कहां है? इसी वजह से समस्या ये है कि डिपोर्टेशन में हम क्या कर रहे हैं। डिपोर्टेशन का जो आंकड़ा है वो बहुत निराश करता है, सरकार कोई भी रही हो, यूपीए की रही हो या एनडीए की हो, लेकिन डिपोर्टेशन तो घुसपैठियों का मुद्दा ये पहली बार नहीं आ रहा है। पिछले कई दशकों से बंगाल में, खास करके बंगाल और असम में घुसपैठियों को लेकर चिंता जताई गई है। लेकिन क्या एक बार फिर एसआईआर और उसके रास्ते घुसपैठियां, इसी के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना विजय रथ बंगाल में ले जाना चाहती है? इसी पर बार बार चर्चा होती रहेगी, आगे भी बंगाल के चुनाव को लेकर कई बार चर्चा होती रहेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल